तो वक्फ संशोधन बिल अब कानून बन चुका है, लेकिन इसको लेकर सियासत और सियासी बवाल जारी है। वक्फ कानून पर जम्मू कश्मीर विधानसभा में जमकर बवाल हुआ। इस कानून को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने चर्चा की मांग करते हुए विधानसभा में स्थगन प्रस्ताव लाया, लेकिन स्पीकर की तरफ से इसकी अनुमति नहीं दी गई, जिसके बाद हंगामा शुरू हो गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों ने वक्फ कानून की प्रतियां फाड़ दी। इसे बीजेपी ने संविधान के प्रति घोर अवमानना करार दिया। वहीं दूसरी तरफ जो दूसरे राजनीतिक दल हैं और मुस्लिम संगठन हैं, उन्होंने कानूनी लड़ाई शुरू कर दी है। वक्फ कानून 2025 के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की गई हैं। सवाल उठता है कि पूरी प्रक्रिया के बाद वक्फ कानून बन चुका है तो फिर इसका विरोध क्यों किया जा रहा है। वक्फ बिल अब कानून बन चुका है। लोकसभा राज्यसभा में लंबी चर्चा के बाद राष्ट्रपति इस पर मुहर लगा चुकी हैं। लेकिन वक्फ को लेकर तकरार जस की तस है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में वक्फ कानून को लेकर जोरदार हंगामा हुआ। नेशनल कॉन्फ्रेंस चर्चा की मांग करते हुए विधानसभा में स्थगन प्रस्ताव लाया, लेकिन स्पीकर ने अनुमति नहीं दी तो सदन में बवाल हो गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों ने वक्फ कानून की प्रतियां फाड़ दी। इसे बीजेपी ने संविधान के प्रति घोर अवमानना करार दिया। विशेषकर जो राज्य चाहे तमिलनाडु या जम्मू कश्मीर जो कि इस बिल के विरोध विधानसभाओं में कर रहे हैं, यह दर्शाता है कि वह संविधान की भावना को ध्वस्त कर रहे हैं, क्योंकि संविधान के अनुसार संसद के द्वारा पारित किसी भी कानून के बारे में किसी राज्य विधानसभा को किसी भी प्रकार की विपरीत टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। वक्फ कानून को लेकर पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर निशाना साधा। महबूबा ने बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच मिलीभगत का आरोप लगाया। यहाँ के लोगों ने 50 सीटें दी इस नेशनल कॉन्फ्रेंस को। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा हमें ताना देती है कि पीडीपी ने बीजेपी के साथ सरकार बनाई, मगर पीडीपी ने बीजेपी के साथ सरकार बनाई और बीजेपी के एजेंडों को यहाँ पर इम्प्लीमेंट नहीं होने दिया, बल्कि पीडीपी का एजेंडा चला। मुसलमानों के जख्मों पे नमक छिड़का। उससे मुझे लगता है जिन लोगों ने अभी हाल ही में इन जमातों को वोट दिए, उनको भी अपनी जगह उनका सर भी शर्म से झुक गया होगा। एक तरफ कई राज्यों में वक्फ को लेकर कोहराम मचा है, तो सुप्रीम कोर्ट में भी कानूनी लड़ाई जारी है। कई राजनीतिक दल और मुस्लिम संगठनों ने अदालत में मोर्चा खोला हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो आज का पैनल भी मेरे लिए बहुत ख़ास है। आमतौर पर कई मेहमान होते हैं जिनसे हम बातचीत करते हैं, इस मसले पर हम बहुत बात करते हैं ऑन डिमांड। आज मैंने कुछ 2-3 नामों का प्रस्ताव किया और वो मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। इसकी खास वजह थी, एक तो मैं जानता हूं कि किसका स्टैंड क्या है, दूसरा आज कुछ सवाल अपनी तरफ से जो लोगों के जहन में आ रहे हैं उनको रखेंगे। और ये अपने अपने विषय के बहुत अच्छे जानकार हैं, बड़े अच्छे से बात रखते हैं, जिनमें इलियासी शराफुद्दीन साहब हैं, इस्लामिक रिसर्चर हैं और वो वक्फ का ये जो बिल आया इसका बड़ा विरोध करते रहे हैं, उन्होंने हमारे पैनल पर भी किया है। मुफ्ती शमून कासमी साहब हैं, बहुत अच्छे जानकार हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं, अध्यक्ष मदरसा बोर्ड उत्तराखंड भी हैं, वो एक बार फिर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उन्होंने इसका समर्थन किया है, ये भी हम जानते हैं। और इसी तरह से देश के जाने माने वकील हैं संदीप मिश्रा जी, संविधान विशेषज्ञ के तौर पर वो हमारे साथ जुड़े रहेंगे और हमें बताएंगे कि अब ये जब कानून बन गया है तो उसके बाद में इसका विरोध करना, संविधान या इसकी कॉपी को फाड़ना, ये इसको किस तरह से देखा जाना चाहिए। कासमी साहब, शुरुआत आपसे करना चाहूँगा क्योंकि यहाँ पर जो विरोध है उससे बात शुरू होती है और आज चर्चा भी इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि आपने देखा, खैर जम्मू कश्मीर में, तमिलनाडु में ये होगा, इस बात की आशंका पहले से भी थी और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का विरोध कह लीजिए, इस बिल का विरोध कह लीजिए, कुल मिलाकर ये जचाने में विरोध करने वाले बहुत हद तक कामयाब दिखाई पड़ते हैं कि देखिए मुसलमानों के खिलाफ है, मुसलमानों के विरोध में है। फिर कई जो सहमति जताने वाले दल थे उनके नेताओं का अपने अपने दलों से इस्तीफा देना छोटे बड़े स्तर पर, यह भी दिखाता है कि देखिए कितनी बड़ी मुहिम बन रही है कि मुसलमानों के खिलाफ कुछ हुआ है और उसका हम विरोध कर रहे हैं। इसको किस नजरिए से आप देखते हैं? मैं सबसे पहले तो ये मैं कहना चाहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और उनके सेंट्रल मिनिस्टर श्री किरण रिजिजू जी और अमित शाह जी और पूरी उनकी सरकार जिस तरह से वो बिल लेकर आए हैं, वो बहुत साहस और हिम्मत की बात है
ये 60 साल में इस देश में एक बड़े दल ने जो है शासन किया है और ये जो ये तथाकथित मुसलमानों के आज हमदर्द बने हुए हैं, इन्होंने उन्हें वोट बैंक बनाने में बहुत अहम रोल इनका है। मेन स्ट्रीम से मुख्य धारा से काटने का काम इन्हीं लोगों ने किया और कांग्रेस इन बातों को भली भांति जानती थी कि अगर मुसलमानों को हमने एजुकेट कर दिया तो फिर ये हमारा वोट बैंक नहीं बने रहेंगे। और ये जो जो आज मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में सीधा सवाल कर रहा हूँ इन लोगों से जो मुस्लिम सरबराहान कहलाते हैं कि आप ये बताइए कि 60 साल के लंबे कार्यकाल के अंदर कांग्रेस के ज़माने के अंदर एक राजेंद्र सिंह सच्चर कमेटी बनती है, वो सच्चर साहब की सरबराही में बनती है और वो रिपोर्ट देती है कि मुसलमानों के हालात क्या हो गए हैं। वो रिपोर्ट में अपने कहते हैं कि ये दलितों से भी उनका लेवल नीचे आ गया और फिर वो जो एक बहुत अहम मशवरा देते हैं कि इससे 170 करोड़ रुपए की आमदनी अब तक है जो वक्फ प्रॉपर्टी जो तीसरे नंबर की है। वो कहते हैं कि इससे 12,000 करोड़ रुपए अर्जित किए जा सकते हैं और उन गरीबों को मुख्य धारा से जोड़ा जा सकता है। तो कांग्रेस ने अपने कार्यकाल के अंदर इस पर कोई काम नहीं किया और इन मीडिएटरों ने उस पर कोई एतराज भी नहीं किया। आज जब सरकार ये चाहती है कि उन्हें उनका हक मिले तो आप उसमें संशोधन जरूरी थे और जिन संशोधनों को किया गया है ये तो बताएं आके कि कौन सा संशोधन जो है वो इस्लाम के खिलाफ है या वक्फ प्रॉपर्टी के खिलाफ है जी। ये उसे बता नहीं रहे हैं, सिर्फ ये बता रहे हैं कि तुम्हारी मस्जिदें छीन ली जाएंगी, कब्रिस्तान में नहीं जाएंगे। विडंबना ये है कि जिन लोगों की भलाई के लिए काम किया जा रहा है उन्हीं लोगों को ये रास्ते पे ले आए। और मैंने एक बात ये बड़े उसके साथ कही है मुसलमानों से कि भाई आप ये देखिएगा, आपका फंडामेंटल राइट्स है कि आप एहतजाज कर सकते हैं, कोर्ट भी जा सकते हैं, अपनी बातों को भी रख सकते हैं, मगर ये देखिएगा कि इन लोगों के जैसे ओवैसी बरादरान है या ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, इनके बच्चे भी उसमें हैं कि नहीं। इनके बच्चे तो विदेशों में पढ़ रहे हैं। ये आम मुसलमानों के बच्चों को किस तरह से उन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं जहां बात को ले जाना चाह रहा था कासमी साहब, मैं जहां बात को ले जाना चाह रहा था वहां आप लेकर आए हैं, इसके लिए मैं शुक्रिया। मैं चाहता हूं बाकी मेहमानों को भी कासमी साहब शामिल करें। मैं आपकी बात को आगे बढ़ाऊंगा एक एक करके पॉइंट। कुछ महत्वपूर्ण बातें आपने कही। सच्चर साहब, मुझे तो सौभाग्य मिला सच्चर साहब के साथ पब्लिकली बात करने का। मैं कासमी साहब आता हूं आपके पास, आता हूं। ये वक्फ प्रॉपर्टी के ऊपर काबिज है, कोई भी गरीब आदमी, कोई भी जरूरतमंद आदमी उन वक्फ बोर्डों से फायदा नहीं उठा रहा है। ठीक ठीक, ये आपने इंपॉर्टेंट बातें कही हैं, लेकिन इलियासी साहब ये बात सच है कि कोई अगर मान लीजिए कानून बनाया गया है तो उसको देख लिया जाता। भाई कानून बनने के बाद में अगर उसका बेजा इस्तेमाल हो रहा है, कहीं कोई ऐसी चीज हो रही है जो मुसलमानों के खिलाफ है, तब तो विरोध समझ में आता है। अभी कुछ किया ही नहीं है और उस पर इतना हो हल्ला और माहौल, नीयत पर सवाल उठा देना, कोई तार्किक रूप से यह बात सामने ना आना कि भाई इससे धर्म का या मुसलमानों का कौन सा अहित होने जा रहा है और विरोध शुरू कर देना, यह तो एक तरीके से गुमराह करने वाली बात है जो कासमी साहब ने कहा और जो बीजेपी का स्टैंड इस पर आता है। देखिए, मसला ये है कि मोदी गवर्नमेंट पिछले 11 सालों के अंदर जो बात की कोशिश करने के लिए बताए हैं, जैसा कि बहुत हुआ महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुआ और हिंदू औरतों पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार, ऐसे फिर काला धन, फिर करप्शन के ऊपर वोट लिए हैं। उन तमाम में उनका ट्रैक रिकॉर्ड बद से बदतर है। चिन्मय आनंद आसाराम जैसे बलात्कारियों को सपोर्ट करना, 20-20 लाख करोड़ अदानी अंबानी को माफ कर देना, नीरव मोदी वगैरह को लाखों करोड़ देके घर से भगा देना और महंगाई को बढ़ाकर मिडिल क्लास हिंदुस्तानी को बर्बाद कर देना, बेरोजगारी बढ़ा देना, ये ट्रैक रिकॉर्ड है मोदी गवर्नमेंट का। चाइना को लाल आंखें दिखाते बोले थे, लद्दाख दे दिए, अरुणाचल प्रदेश दे दिए। आदिवासियों का साथ देते बोले थे, छत्तीसगढ़ में कल की रिपोर्ट है 10,000 हेक्टर अदानी को दे डाले, आदिवासियों को मार के। मैं देखिए आपकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी कुछ हो सकती है इलियासी साहब, लेकिन आप यहाँ पर एक इस्लामिक रिसर्चर की हैसियत से बैठे हैं। ये मुद्दे आप वो उठा रहे हैं जैसे कि मैं कांग्रेस प्रवक्ता से, किसी विपक्षी पार्टी के प्रवक्ता से बात कर रहा हूँ। सत्य बोलने दीजिए, आप खूब बोलिए, मैंने कभी मना नहीं किया। पहले भी आप ये बातें रख चुके हैं, मैं आपको रोकता नहीं, टोकता नहीं। मेरा ये कहना, मेरी गुजारिश सिर्फ इतनी है, एक गुजारिश सिर्फ इतनी है कि एक मुद्दा उठाया मैंने, एक सवाल पूछा आपसे, मैं कह रहा हूं आप कहिए, आप खूब कहिए ये बातें। इंसाफ लिख देना, फिर
भी अगर ये जालिम इंसाफ की बात को ना माने, हर जालिम के चेहरे पे तुम कत्लेआम लिख देना। ठीक है। मजबूर हो जा रहा है आदिवासी, दलित, मैंने हिंदू, आपकी सारी बातें मुस्लिम स्वीकार करता हूं। बर्बाद होने के बाद ये एक कहने पर इलियासी क्यों? साहब सुनिए तो सही, क्योंकि सुनिए आज के धैर्य से, मैं आपकी बात बोल रहा हूँ, आप जो कह रहे हैं वही कह रहा हूँ, दूसरे सुनिए तो सही आप। और भारत को बर्बाद करने वाले मैं हैं। ना इत्तेफाकी, कर्ज एक बार मैं कम आपकी करते बातों, बोलते 3 लाख करोड़ कर दिए। मेरा सिर्फ एक वैसे निवेदन ही है, मुस्लिम पर्सनल लॉ कोड सुनिए ना जो बात इलियासी उठा साहब, रहा है कि वक्त के इलियासी जमीनों साहब, की आप बर्बादी होगी, आप वो सतत होकर बोलते रहेगी, रहेंगे, मुझे कि सुनना नहीं ये चाहेंगे, लोग कैसे काम सरकार चलेगा, देश कैसे सरकार चर्चा है, चलेगी? इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता, ठीक इन है, पर ट्रस्ट नहीं किया जा बात सकता। तो सुनिए। इनकी नीति खराब, नीयत खराब, आदिवासियों के साथ खराब, मस्जिदों के साथ खराब, रुकिए तो सही। वक्फ बोर्ड के साथ खराब, आने वाले दिनों में चर्चेस ऑर्गेनाइजर मुझे लग रहा है चर्च की जमीन पर भाई, हमला करेंगे। मुझे लग रहा है इलियासी साहब, इसीलिए ये विरोध जो है ना, इस विरोध पर बहुत सवाल खड़े हो रहे हैं। अब आपके जैसे लोग जो इतना इस विषय पर बोल रहे हैं, वो अगर एक तरीके से मैं इसको कहूं बेसिर पैर की बात की, हम बात क्या कर रहे हैं, उस सब के बीच में आप मुद्दे कौन से उठा रहे हैं, इससे बहुत स्पष्ट हो जाता है कि इस पर कोई बहुत बात रखने लायक नहीं है, ऐसा इंप्रेशन जाता है। आप जैसे अच्छे स्कॉलर बैठे हैं और वो जब ये बातें बोले तो ऐसा लगता है कि कुछ बोलने को है ही नहीं, तो यही सब बोला जाए। कासमी साहब कुछ कहना चाह रहे, कासमी साहब आप बोलिए। देखिए, मैं इलियासी साहब से गुजारिश कर चुका कई बार, लेकिन वो सुनते नहीं है, अब मैं क्या बोलूं। आप बोलिए कासमी बड़ी साहब। यही बदनसीबी है कि आप मुद्दे पे बात करिए। आप ये बताइए कि वक्फ प्रॉपर्टी जो 60 साल जिसने शासन किया, ये लोग सुनिए उनके mediator इलियासी थे। साहब, सुनिए और बोलिए, आप बोलिए कासमी साहब, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि अभी जैसे कुछ लोग ये कह रहे हैं कि साहब कागज नहीं है, तो वक्फ बाय यूजर को जो पुराने प्रॉपर्टीज हैं उनके लिए ये कह दिया गवर्नमेंट ने कि भाई अब आपको नए जो वक्फ आप कराएंगे उस नए को डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी, और उसमें भी एक कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं। भाई अगर आपको कंफ्यूजन पैदा करना है तो ये तो आप बहुत घोर अन्याय की बात कर रहे हैं। आप अपनी बात को कह सकते हैं, कोर्ट में भी जा सकते हैं, मगर सरकार के ऊपर इस तरह के आरोप लगाना ये सरासर गलत है। ये संवैधानिक जो व्यवस्था है हमारी, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, ये उसके अनुरूप नहीं है। अब जैसे हम आपको बताएं कि हमारे उत्तराखंड के अंदर हम मदरसों के अंदर इसीलिए हमने सिलेबस जो है वो एनसीईआरटी का लागू किया है कि कुछ दिनों के बाद ये लोग गुमराह नहीं कर पाएंगे। हमारे ऊपर हमने यहाँ जो है हमारे अवैध मदरसों पर जो है कार्रवाई हुई, मुख्यमंत्री जी ने की। तो माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बहुत वो चाहते हैं कि सब नियमित हो और सब आगे बढ़े। तो यूसीसी पे भी इन्होंने ये कंफ्यूजन पैदा किया। भाई उत्तराखंड के अंदर मैं डायरेक्ट पूछता हूं इन लोगों से कि यूसीसी हो, वक्फ बिल हो, वक्फ संशोधन बिल हो, इसमें ये तो बताएं कि आपकी इसमें कमियां कहां हैं, आप बताएं उसे। अब आप ये कह रहे हैं कि साहब देखिए, ये उस पर कब्जा कर लेंगे। मैं आपको बताऊं, अभी तक इलियासी साहब बोलते रहे, मैं तो उनसे गुजारिश करता रहा, भाई सुन लीजिए, एक दूसरा सवाल तो सुन लीजिए। अभी भी बोल रहे हैं इलियासी साहब, आप अभी भी बोल रहे हैं, इसलिए सत्य नहीं बोलेंगे, सत्य नहीं बोलेंगे, अनुमानित बात करने पे लगे हुए हैं जो संवैधानिक भी है, गैर इस्लामिक भी है और गैर इस्लामिक भी है। इस्लाम हमें ये बात नहीं कहता कि हम कंफ्यूजन पैदा करें, हम फितना पैदा करें। देखिए कुरान की एक आयत मैंने उस दिन भी कही थी इनकी मौजूदगी में, कुरान कहता है फितना तो अशद्दु मिनल कत्ल, कि फितना कत्ल से भी ज्यादा खतरनाक है। तो ये हजरात अगर ऐसी बात करेंगे तो देश का जो लोकतांत्रिक जो ताना बाना है उससे कमजोर होता है। हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि भाई आप बताइए 60 साल के दरमियान में आपको मौका मिला तो कांग्रेस पार्टी ने और अन्य पार्टियों ने क्यों नहीं आज इलियासी साहब आपने साबित कर दिया कि अब आप लोगों ने एक ही लाइन पकड़ ली है, बोलते रहना है, किसी को सुनना नहीं है। आपने इलियासी साहब एक लाइन बना ली है 250 जी जो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। 18 करोड़ मुसलमानों का इन्होंने हक मारा है। ठीक है कासमी साहब, थोड़ा डिटेल में समझूंगा। मिश्रा जी, अब ये कानून बन चुका है, कानून बनने के बाद में इसकी क्या शक्ति होती है? दूसरा, जो कानूनी अधिकार हक की बात कर रहे थे, कासमी साहब ने भी कहा कि अगर कोई दिक्कत, और मैंने भी ये प्रश्न किया इलियासी साहब से कि कोई दिक्कत आती है, कुछ इसका गलत इस्तेमाल होता है तो कोर्ट का दरवाजा हमेशा खुला होता है, याचिकाएं डल ही रही हैं वहां पर। खैर, कानून बनने के बाद इसकी शक्ति क्या है, इसका ये जो फाड़ा जा रहा है, विरोध किया जा रहा है, इसको किस तरह से लिया जाएगा?
डॉक्टर साहब देखिए, इस मामले में जो सुप्रीम कोर्ट के सामने मामला गया, उसमें 6 पिटीशंस में 3 अगर हम देखें तो पॉलिटिकल पार्टीज ने फाइल किया है, जबकि संविधान में व्यवस्था है कि जो काम संसद में हो रहा है उस पे चर्चा न्यायपालिका में नहीं होगी, और न्यायपालिका में जो काम हो रहा है उस पे संसद के अंदर चर्चा नहीं होगी। मतलब दोनों को अपने अपने डोमेन में काम करने के लिए स्वतंत्र किया गया है, लेकिन संसद की बात को ये संसद के सदस्य ही ले जाकर के न्यायपालिका में जा रहे हैं, और वो लोग जा रहे हैं जो उस जेपीसी के सदस्य थे। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो उस जेपीसी के मेंबर थे उन लोगों ने ही उस कानून को चैलेंज किया, और तब किया जब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर भी नहीं हुए थे। तो बात यह है कि मैं एक छोटे से एग्जाम्पल से इस कानून से क्या फर्क पड़ेगा इसको लोगों को समझा देना चाहता हूं। एक बोरे में आप पैसा लेकर के आइए और 100-200 की भीड़ खड़ी हो जाए और 15-20 मिनट तक पैसा बंटवाइए और उसके बाद कहिए जाइए पैसा खत्म हो गया। और दूसरा है, एक 5 लाख रुपए लेकर के आइए और चेक काट काट के सबको पकड़ाते जाइए। तो यही अंतर आ रहा है नए कानून से और पुराने कानून से। वक्फ पे कोई हमला केंद्र सरकार नहीं कर रही है, देश की संसद नहीं कर रही है, बस एक अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर रही है कि पैसा कहां आ रहा है, कहां जा रहा है, और कौम के फायदे के लिए जो पैसा यूज होना चाहिए वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देखना कौम के लोगों को ही है। केंद्र सरकार कोई दखल देने नहीं जा रही है। लेकिन बात यह है कि ट्रांसपेरेंसी होगी तो मुस्लिम कौम में जो सारे लोग हैं सबको फायदा मिलेगा। एक सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि कुछ खास जातियां, सैयद और पठान हो गए या कुछ तुर्क हो गए, इन्हीं लोगों का क्यों विकास हुआ, बाकी लोग पिछड़े क्यों रह गए? आखिर कबाड़ी का काम क्यों करता है हमारा मुस्लिम का समाज, पंचर का काम क्यों करता है? क्यों? क्योंकि उसे वह मौका नहीं मिला जो बाकी मुस्लिमों को मिला, मुंबईया फिल्म इंडस्ट्री में जाके काम करने का या विश्वविद्यालयों को वाइस चांसलर बनने का। तो इससे जो है एक मौका मिलेगा उस तरह से मुख्य धारा में लाने के लिए जो कभी गांधी जी ने पिछड़े वंचित मुस्लिम समाज को अवसर मिलेगा, पहली चीज। दूसरा, इलियासी साहब, एक मौका ये भी है कि आप यहाँ पे बातों को जो है जो जिस पर चर्चा चल रही है उन बातों को रखें, तो वो एक अवसर, एक प्रयास और करूंगा आपसे पूछने का। इलियासी साहब, एक बार फिर गुजारिश करूंगा, पिछले सेगमेंट में भी कर रहा था कि आप सुनिए भी और फिर मुद्दों पर बोलेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। एक पहले सवाल सुन लीजिए, आप ही से पूछ रहा हूं पहली बात, फिर मैं जाऊंगा बम, क्योंकि मैं देखूंगा फिर कि आप उस पर जवाब दे रहे हैं कि नहीं। इलियासी साहब, पहले देखा जाए, जो मैंने पहले सवाल पूछा था वही दोबारा दोहरा रहा हूं, प्लीज मेरी बात तो सुन लीजिए, मेरी गुजारिश है। क्या हो गया आज आपको? मैंने बोला आज बाय चॉइस मैंने पैनल रखा है, बाय चॉइस रखा का मतलब मैं ऐसा मानता हूं कि सब्जेक्ट पे आप बहुत अच्छा बोले, आपने अभी तक अच्छा बोला है, आपको आज क्या हो गया? आप बिल्कुल सुनना नहीं चाह रहे हैं किसी की बात को। बाकी के 100 करोड़ हिंदुस्तानियों को तबाह कर रहे हैं, बेरोजगारी। मुझे लग रहा है ये एक टैक्टिक्स बनाई गई है। अब अगर इसका विरोध करना है तो सतत बोलते चले जाओ, फिर प्रधानमंत्री मोदी, बीजेपी सरकार सब एक साथ बोलते चले जाओ। नहीं, दिस इज नॉट द वे। गालियां दे रहे हैं, एयरपोर्ट पर गंदी गालियां दे रहे हैं, भारत में एक दूसरे को तोड़ ये रहे हैं, आज का मुद्दा है ही नहीं, ये मुद्दा नहीं है। फसादात की तरह, ठीक है, गुजरात के दंगों की तरह मुझे नहीं लगता कि इलियासी साहब जो है अभी रुकेंगे बोलने से। और मैं चाहूंगा कासमी साहब थोड़ा सा अपलिफ्टमेंट। अगर हम कहते हैं पसमानदा मुस्लिम इतनी चिंता करते हैं, मिश्रा जी ने ब्रेक से पहले कहा क्यों पंक्चर बनाने में, और ये मैं देखता हूं कि इस तरह की बातें कई होती, सोशल मीडिया पे बहुत चीजें वायरल होती, अच्छा भी नहीं लगता है, बट ये स्थिति है तो है। इसके लिए क्या किया गया? जी, जैसे अभी सांप्रदायिक दंगों की बात पे बोल रहे थे ये साहब, तो मैं ये कहना चाहता हूँ 60 साल के अंदर कांग्रेस के कार्यकाल के अंदर कोई शहर बचा हुआ नहीं जहां दंगा ना हुआ, फसाद ना हुआ। लाखों मुसलमानों की हत्याएं और लाखों हिंदुओं की हत्याएं हुई हैं, और मुसलमानों को तो टारगेट करके जो है वो कांग्रेस के कार्यकाल के अंदर उन्हें फसादों के अंदर उनके मालो जान का नुकसान होता था, और यही लोग उनकी वकालत करते थे और कहते थे कि नहीं कुछ नहीं हुआ है। आज भी आप देखिए कि जब से भाजपा यानी नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, उससे पहले तक जितने जेलों में मुसलमान पड़े हुए थे बगैर किसी वजह के, उनके वो सब बरी हो के आ रहे हैं, वो सब कांग्रेस के कार्यकाल की देन है। और ये सब इसलिए हुआ कि मुसलमानों के अंदर खौफ पैदा करो कि आरएसएस और बीजेपी से डराओ और इन्हें वोट बैंक बनाओ। उसमें अपनी मंशा में ये कामयाब हो गए। आज भी ये मुसलमानों को डरा रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूं, अभी एक साहब, मैं एक दूसरे चैनल पे था, वो कह रहे थे कि आप जो हैं अभी ये अपील मस्जिद में कर दीजिए जाकर के। मैंने ये कहा कि ये भेड़िए हैं, आपके बच्चों को नुकसान पहुंचाएंगे,
आप इन्हें इसे ये चीज जरूर सुनिश्चित करें कि इनके बच्चे भी उस आंदोलन में है कि नहीं है, क्योंकि ओवैसी साहब के बच्चे तो इंग्लैंड में पढ़ रहे हैं। इसी तरह जितने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के पदाधिकारी हैं, सबके बच्चे बाहर विदेशों में पढ़ रहे हैं। और ये मुसलमानों के, गरीब पसमानदा मुसलमानों के, जिनके लिए ये आज संशोधन हो रहा है, ये उन्हीं को बहकार करके ये कह के कि तुम्हारी खानकाहों पे कब्जे हो जाएंगे, मस्जिदों पे कब्जे हो जाएंगे, आपके कब्रिस्तान छीन लिए जाएंगे। कोई ना कब्रिस्तान छीना जाना है, ना कोई मस्जिद पे आक्रमण होगा। मुसलमानों में कंफ्यूजन पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं ये बात कहना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं कि जब वक्फ बाय यूजर को उससे निकाल दिया, जिस पे आप ये कह रहे हैं कि हमारे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, भाई ठीक है, आपके पास डॉक्यूमेंट्स अब नहीं है तो उसे उसमें आपको रियायत दी है, अगला जो आप वक्फ करेंगे उसके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो इसमें क्या दिक्कत की बात है? आप क्यों कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं? कंफ्यूजन यूं पैदा कर रहे हैं क्योंकि इनके बड़े बड़े मॉल, बड़े बड़े इनके ऑफिस बने हुए हैं, वो जब इन्हें खाली करने पड़ेंगे। मैं बहुत सारी चीजों के बारे में सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, मेरे एक एक चीज मेरे इल्म में है कि ये 250 लोग पूरे 18 करोड़ मुसलमानों को ये यरगमाल बना रहे हैं, उन्हें ये वर्गला रहे हैं। देखिए कासिम मैं आज साहब, फिर कहना चाहता हूं कि वो यही सरकार जो इसलिए क्योंकि गरीबों के आप बोल कल्याण रहे के लिए बगैर हैं, भेदभाव के आप काम एक कर बहुत रही हो। जिम्मेदार व्यक्ति मैं हैं, उत्तराखंड राज्य की बात आप करूं एक या बहुत सेंट्रल की ज़हीन बात इंसान करूं, हैं, सबका और साथ, मैं सबका ऐसा विकास, मानता सबका हूं, विश्वास वो मैं ऐसा आगे बढ़ाया मानता जा हूं रहा है। कासमी साहब, मैं ऐसा ईमानदारी के मानता साथ हूं कि मुसलमानों से किसी अपील और करना के चाहता हूं कि मुकाबिल ये किसी भेड़िए और लोग के हैं, मुकाबिल अपने आप बच्चों को, मुसलमानों का क्योंकि हित इनका ज्यादा मंशा चाहते जो- होंगे। बस एक बात पूरी कर दूं। इनका मंशा ये है कि मुसलमानों के बच्चे जब तोड़फोड़ करेंगे तो वो जेल में जाएंगे। इनके दोनों में फायदा है। फायदा क्या है कि इधर इनकी राजनीतिक रोटी इनकी ये सेकेंगे, और अपने जिनके लिए बैटिंग कर रहे हैं वो इन्हें बड़े बड़े पुरस्कार देंगे। इनको ही फिर इन्हें चेयरमैन बनाएंगे वक्फ बोर्डों का। भाई वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सारे मैं मुस्लिम समझ थे। गया, कुल ये इस मिलाकर पर क्यों नहीं अपना राजी है कि अपना उनकी हित, सीबीआई निजी इंक्वायरी होनी स्वार्थ चाहिए? के लिए, निजी स्वार्थ के लिए, अपने हित के लिए ये करोड़ों मुसलमानों के भविष्य को दांव पर लगा रहे हैं, ये बात आप कहना चाहते हैं। मिश्रा जी, अभी आपने बातचीत को सुना, इलियासी साहब आज मूड में नहीं है, मैं भी उनको सुन नहीं पा रहा हूं क्योंकि वो कुछ पूछा जा रहा है, कुछ बोल रहे हैं। कासमी साहब ने हालांकि व्यवस्थित तरीके से एक बड़ी चिंता जाहिर की है, और वो क्योंकि मुसलमानों का हित, जैसा मैंने कहा, वो सुन भी पाए होंगे कि वो जितना चाहते हैं शायद ही कोई चाह रहा होगा, वो खुद मुस्लिमों का हित चाहते हैं, और जो बातें कह रहे हैं बहुत सोच समझ कर, जानकारियों के बाद कह रहे होंगे। मिश्रा जी, ये बताइए मुझे कि कोई कानून आने के बाद में, एक बात तो है कि राजनीतिक रूप से इस पर बयानबाजी हो, राजनीतिक रूप से बहस हो, ये दोनों पक्षों का इस पर कहीं ना कहीं स्वार्थ रहा होगा, अपनी अपनी सियासत है, क्योंकि फिर भी कानून बनने से इमीडिएट फायदा दिखाना भी जरूरी है कि हाँ देखिए कानून बना है तो इससे फायदा भी हो रहा है। आपको लगता है ये एक दबाव रहेगा और कुछ नतीजे भी सामने रखे जाएंगे जल्द से जल्द? देखिए, पहली बात तो मैं इसको एसोसिएट कर दूं, आज जो विधानसभा में बिल फाड़ा गया, वहां पे एक्ट की कापियां फाड़ी गई जम्मू कश्मीर विधानसभा के अंदर। तो राज्य विधानसभाओं में आप अपने लोगों के सेटिस्फाई करने के लिए, उनकी इगोज को सेटिस्फाई करने के लिए हो सकता है बिल फाड़ दें या कुछ कर दें, लेकिन सच्चाई यह है कि आर्टिकल 252 क्लास 2, जिसमें कि राज्य की विधानसभाओं को पार्लियामेंट के द्वारा पास किए गए कानून में किसी तरह का संशोधन करने का कोई अधिकार नहीं है। तो अगर कोई राज्य का राजनीतिक दल यह दावा कर रहा है या इस तरह से लोगों को बहका रहा है कि हम इसमें लागू हाँ, नहीं वो तो होने खैर हम देंगे, कुछ इस जानते हैं तरह की ऐसा बातें नहीं हो हैं। सकता जी, ऐसा नहीं हो सकता। दूसरी बात जो आपने कही कि क्या तत्कालिक तौर पे कोई लाभ दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा। यहाँ पर जो बात कही गई है, मैं यूसेज वाला जो वक्फ कहा गया है, यह बहुत स्पष्ट है। इसमें जनता के बीच एक पॉजिटिव संदेश जाना चाहिए कि अगर आप वक्फ यूज कर रहे हैं, आपका यूसेज के द्वारा चल रहा है, मतलब उसके कोई पेपर तो नहीं है कि कितने वक्फ किया, लेकिन कुछ तो लिखा पढ़ी की होगी, खर्चे वर्चे डायरी वायरी में लिख रहे होंगे ना। 10 साल 15 साल कैसे क्या करते हो, कुछ तो जोड़ घटा के लिखा होगा। और मुझे ये समझ में आता है इसका पड़ेगा। प्रैक्टिकल जो इस्तेमाल है कि जो ऐसी बेनामी संपत्तियां होंगी या जहां से पता लगेगा कि हाँ ये चीजें हैं, गलत चल रही थी, उससे जो धन आएगा उसको लगाया जाए ऐसे लोगों के विकास के लिए जिनको सचमुच उसकी जरूरत है, चाहे वो एजुकेशन हो मुस्लिम बच्चों की, चाहे वो आमदनी के कोई तरीके हो, व्यापार व्यवसाय हो, उसमें उसको लगाया जाए। तो देखते हैं सरकार इस पर क्या कदम उठाती है और क्या कुछ होता है। अभी तो बिल आया, बिल पर इतना घमासान था, जब ये एक्ट में आएगा या
इसके जरिए कुछ काम किए जाएंगे तब क्या घमासान होता, वो भी देखने वाली बात है। और यही बात मैंने शुरुआत में रखी थी कि दिक्कत तब कोई आए तब आप शिकायत करें, आप जब काम शुरू नहीं हुआ उसके पहले शिकायत करते हैं तो बड़ी अजीबोगरीब स्थिति होती है। लेकिन कासमी साहब आपका बहुत शुक्रिया, संदीप मिश्रा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी उम्दा जानकारी रखी। इलियासी साहब का भी शुक्रिया, उन्होंने हालांकि अपना एक पक्ष रखा और वो रखते रहे, लेकिन फिर भी उनका बहुत बहुत शुक्रिया, वो चर्चा में जुड़े।